आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल। ये लीड कोड का 120 नंबर क्वेश्चन है और ये डीपी में आता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्वेश्चन कहता क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी से कुछ समझाना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम्म, मान लीजिए आप जो है गाज़ियाबाद में रहते हैं, ठीक है। सपोज़ कि आप नहीं, गाज़ियाबाद में आपका कॉलेज है, ठीक है। और गाज़ियाबाद में आपका कॉलेज है और आपको जो है मूव करना है, आप अपने घर तक जाना है। ये लास्ट में आपका मैंने नीचे दे रखा है कि आपका ये घर है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि ये कुछ चार्जेस हैं जो कि अगर आप यहाँ से ऑटो लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऑटो लेते हैं, तो यहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है कि आप 20 रुपये में ऑटो पकड़ के या तो सेक्टर 62 चले जाइए या तो सेक्टर 63 चले जाइए। और अगर सेक्टर 62 जाते हैं तो आपको कुछ 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और ताकि वहाँ से आप ऑटो पकड़ें और राजीव चौक जाएं, फिर या फिर दिल्ली न्यू दिल्ली जाएं, या फिर आप सेक्टर 63 जाएंगे और वहाँ पर 15 रुपये का चार्ज लेके आप या तो द्वारका जाएं या अक्षरधाम जाएं, ठीक। और फाइनली जब किसी भी एक जगह पर आप पहुँच गए, वहाँ से फिर आपको आपके घर के लिए जब पहुंचोगे तो वहां पर 5 रुपये आप जो है वो वहाँ गेट पे अपने दोगे। तो ये तो फिक्स है, ठीक है, ये आपको देना ही देना है, ये फिक्स्ड है, ये आपको फिक्स्ड है। और आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है गाजियाबाद से, ये भी क्या आपका फिक्स्ड है। समझिएगा मैं फिक्स फिक्स क्यों कर रहा हूँ, रीज़न है उसका, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो लास्ट में है ना, वो एक तो कोई ना कोई वैल्यू होगा जो आपको लास्ट में चार्ज दोगे। बीच में आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको पहुँचना है अपने घर। तो वो चार्ज जो है, जो भी 3 रुपया 2 रुपया होगा, वो आपको देना है। स्टार्ट जहाँ से कर रहे हो वहाँ 20 रुपये तो आपको ऑटो लगेगी, क्योंकि एक ही ऑटो है आपके पास। अच्छा, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि चल आप वहीं से रहो, पहुँच आप एक ही जगह सकते हो। बट बीच में ऐसा हो सकता है, आप समझिए कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से अगर आपको कहीं जाना होता है जैसे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि क्या अगर मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से यहाँ जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, और उसके बाद मैं पहुँचूँगा जो मेरा डेस्टिनेशन होगा, कितना लगेगा। तो देखिए इस पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कितना लगेगा, 20 10 30 5 35 और आपका 5 40, तो टोटल 40 रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है, इस पाथ से लग जाएंगे ना। अब तक मुझे नहीं लगता कुछ आपको ना समझ में आया हो। अब मैं फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मैं एक और पाथ आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए, चलिए ठीक है, इस पाथ को आप नहीं फॉलो करते हैं, आप आते हैं, आप इस पाथ पे जाते हैं और उसके बाद सेक्टर 62 से 10 रुपये और लगते हैं तो 30 रुपये हो गए। फिर आप 40 रुपये और देते हैं तो कितने हो गए, 70 रुपये हो गए। और फिर लास्ट में 5 रुपया चार्ज देते हैं घर पहुँचने के बाद। तो आपका कुछ 75 रुपीज़ यहाँ से इस पाथ पर हो गए, ठीक है, इस पाथ पे हो गए। यहाँ पर आपके हो गए इस पाथ से आपके कितने हो गए, 40 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक पाथ है जहाँ पर 20 यहाँ लगेंगे, 15 यहाँ लगेंगे, यानी कि 35, और 100 यहाँ लगेंगे, 135। और लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो 5 यहाँ चार्ज लगेगा, तो कुछ आपका 140 आपका आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ, एक 140, एक होता है आपका एक 40 होगा, और एक होगा 75। और आपका जो है एक है आपका अक्षरधाम वाला ही पाथ देख लेते हैं, एक है 20 15 एंड 80, तो ये आपका हो जाएगा 35, और ये 80 यानी कि 115, एंड लास्ट में ये है 5, 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये होने के बाद जो है, अब आप देखिए इन चारों में अगर आप खड़े होंगे तो आप डेफिनेटली ये सोच सकते हैं, इतना तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी होगी कि भाई मैं क्या क्या जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो आप चारों को आप कंपेयर करोगे अपने दिमाग में कि भैया कौन सा सबसे बेस्ट पाथ रहेगा जिसको मैं चूज़ करूँ। तो आप कहोगे नहीं, 40 वाला अगर पाथ लेता हूँ ना तो वो बेस्ट रहेगा। द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। अच्छा, क्या चीज़ इसमें समझने की है, मैंने एक बहुत ही एग्जाम्पल में ही जो ये एनालॉजी समझाई आपको, इसी में एक चीज़ छोड़ दी है। यहाँ पर आप ना दो मूव कर सकते हो, मान लो या तो आप ये कह सकते हो कि आप या तो लेफ्ट जा रहे हो या तो आप राइट जा रहे हो, आप डाउन नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये कह सकते हो यार डाउन जा रहे हो और राइट जा रहे हो। इसमें भी आप सिर्फ लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, ठीक है। मतलब दो ही पाथ मैंने दिए, ऐसा नहीं कि तीन चार पाथ दे दिए हैं, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि आप एक जगह से दो जगह मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, और आपका दिमाग तो ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप कोड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ आ जाइए, क्या क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन ये है कि गिवन अ ट्राइंगल एरे रिटर्न द मिनिमम पास सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टॉप क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए 2 रुपये आपके जहाँ आप गाजियाबाद में खड़े हैं वहाँ से लग रहे हैं।
और लास्ट में जब आप घर पहुंचेंगे ना तो कुछ रास्ते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, और इन चारों गेट से अलग अलग चार्जेस हैं, 4, 1, 8, 3। तो ये तो आपको देने ही देने हैं। इसमें आपको यही है कि जिस गेट से आप घुसेंगे वो गेट आपको देना पड़ेगा, बट प्रीवियस पास में आप सेलेक्ट कर, इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चार्ज तो देना ही देना है। अच्छा, अब टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर ईच स्टेप यू मे मूव टू एन एडजेसेंट नंबर ऑफ द रोज बिलो। More formally, if you are on index I on the current row, you may move to either index I or index I plus 1 on the next row। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था नीचे, उसमें बताया कि या तो आप लेफ्ट मूव कर सकते हैं या तो राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि या तो आप लेफ्ट मूव कर सकते हैं या तो राइट मूव कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी डीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर रिकर्जन ही आप सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते हैं, आज तक आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, तो वहाँ पर ना कुछ नंबर ऑफ चीज़ें दी जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके आप उसको सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम वैल्यू उठा रहे हो या रैंडम स्टेप चल रहे हो आप और उसको सॉल्व कर रहे हो। रिकर्जन में खासकर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, उसी को आप परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो, चाहे फिबोनाची हो। आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं कि इतने इतने स्टेप्स इसमें अलाउ हैं, आप ही कर सकते हो। डीपी में भी वही चीज़ आएगी कि रिकर्जन से ही वो होता है। अच्छा, अब समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि आप जो यहाँ मोमेंट है ना, मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, यू आर करेंटली हियर, देन आप या तो यहाँ जा सकते हैं यानी कि नीचे वाले पे जा सकते हैं, और या तो यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, जो टेस्ट केस में एग्जाम्पल है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हुआ था, उस क्वेश्चन को समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दे रखा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक ये यहाँ पर, और फिर एक यहाँ पे। अब समझिए, ये तो तुम्हारा i-1 मान लीजिए, समझ लें इसको i+1 समझ लें, ये i-1 i+1। तो ये समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है उसमें, बट रियलिटी में जो ट्राइंगल है ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें आपका PHB होता था, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, 90 डिग्री का एंगल होता था, हाँ इसी को राइट एंगल, मैं सॉरी थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, बट हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब समझिएगा, अब यहाँ पर आप है ना किसी, अब इसको एक मैट्रिक्स समझिए, समझिए ये आपका मैट्रिक्स है टोटल, बट आप क्योंकि ट्राइंगल काट ले रहे हैं, मतलब डायगोनल से नीचे आ जा रहे हैं, तो आप ये वाली मूव्स को स्किप कर रहे हैं, इसके आगे वाली ये सारी मूव्स डिलीटेड है, आप इन मूव्स को कर ही नहीं रहे हैं। आप दो ही मूव्स कर सकते हैं अगर आप करेंटली यहाँ पर हैं, तो या तो आप नीचे मूव कर सकते हैं या तो यहाँ मूव कर सकते हैं। अच्छा समझिए, अगर मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चन भी आपने किया होगा तो आपको पता होगा, आई रिप्रेजेंट करता है किसको, रोज को। अगर आप रोज, आप वेरिएबल ले सकते हैं, रो ही ले सकते हैं वेरिएबल, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं कहूँ कि आप जो है ना सेम ही कॉलम में नीचे जा रहे हो या फिर एक अगले +1 कॉलम में जा रहे हो, तो आपका जो कॉलम की पॉसिबिलिटी है, कॉलम की पॉसिबिलिटी समझिएगा कि रोज की पॉसिबिलिटी एक ही है, क्योंकि अगर आपको मूव करना है तो आप आगे तो जाओगे ही जाओगे, यानी कि आप i+1 यानी रो में +1 करोगे ही करोगे, दोनों ही कंडीशन में दो ही मूव है आपके पास। क्यों करोगे? क्योंकि आप जो है अपने पॉइंट से, गाजियाबाद से आगे तो बढ़ोगे ही, तो यानी कि आप या तो सेक्टर 62 या सेक्टर 63 पहुंचोगे ही पहुंचोगे। बट चीज ये है कि एक जस्ट आपके नीचे दे रखा है, यानी कि सेम ही कॉलम में दे रखा है, यानी कि वो आपका जे ही रहेगा, और एक आपका नेक्स्ट कॉलम में, कि आप नीचे गए लेकिन आपके नेक्स्ट वाला, जो कि मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है कि ये सेम ही रो में दे रखा है और सेम ही कॉलम में दे रखा है, और ये एक कॉलम +1 में। अब समझिएगा, आपका क्वेश्चन इस समय तक कितना सॉल्व हो चुका है, ऑलमोस्ट 40%। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपका क्वेश्चन 40% सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने डाल रखे हैं ताकि आप और क्लियरिटी से चीज़ों को समझ पाएँ। समझिए, मैंने क्या बताया कि आपका जो रो होगा ना वो आपको बढ़ना ही बढ़ना है, यानी आप नेक्स्ट रो में आओगे ही आओगे, क्योंकि आपको मूव करना ही है टॉप से बॉटम। तो नेक्स्ट तो आप जाओगे, तो इसीलिए रो+1 इसमें भी होगा, पहली मूव में भी दूसरी मूव में भी, दो ही मूव अलाउड है। या तो आप आई में रह सकते हो या i+1 में रह सकते हो, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, देख लीजिए यहाँ पर i और i+1 दिया गया है इंडेक्सेस। अब ये चीज़ है, तो आपने क्या किया, दोनों ही चीज़ों को आपने यहाँ दे दिया ना, मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है। अच्छा, जो यहाँ पर एरे, जो यहाँ पर आपको ट्रायंगल का दिया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने ये है, तो ये कितना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना कि मूव क्या है कैसे है, बट उसी ट्रायंगल को मैंने जब इस तरीके से बनाया है राइट एंगल के फॉर्म में, तो देखिए कितना
आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो जो दो मूव्स है ना, एक मूव्स है नीचे, एक मूव है नीचे और एक है आपका उसके +1 वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या मैं कहूँ कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो क्या है? डेस्टिनेशन है आपका घर। आपका घर। आपका घर, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ कि आपका घर पहुँच गए तो भैया क्या आप सॉल्व हो चुके हैं, मतलब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया? तो आप कहेंगे हाँ। अच्छा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, अगर आप रिकर्जन के बारे में बेसिक जानते होंगे तो रिकर्जन क्या करता है, फंक्शन को कॉल करते रहता है, तब तक कॉल करता है जब तक एक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आती। वो टर्मिनेटिंग कंडीशन कैसे आती है कि जब हम कोई एक बेस केस वहाँ पर डाले रहते हैं, ठीक है, बेस केस डाले रहते हैं, ठीक है, बेस केस ऐसे समझते हैं कि क्या आपको अपने घर तक जाना है तो क्या आप घर जाएंगे, उसके आगे फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जब अपने घर पहुंचोगे ना तो उसके बाद क्या करोगे, वहां पर आप रुक जाओगे। क्या करोगे? यू विल स्टॉप, रुक जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से जब यहाँ पर रोज ना, जब आप पहली रो में थे तो आप देखोगे क्या मैं घर पहुंचा, नहीं पहुंचे तो मूव करोगे आगे। फिर आप देखोगे क्या मैं घर पहुंचा, तो आप नहीं पहुंचे, फिर मूव करोगे आगे, फिर आप मूव करोगे आगे। तो इस तरीके से करते करते जैसे ही लास्ट में पहुंचोगे ना, तो जिस भी पाथ से आप आए हो तो वहां पर क्या रिटर्न करोगे, जो भी वहां की वैल्यू होगी कि हाँ 8 रुपए जो है ना लास्ट में पहुंचने के लग रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? ठीक। अच्छा, इस तरीके से हो गया। अब बेस केस क्या होगा आपका कि जैसे ही रो जो हो वो क्या हो जाए, लास्ट रो हो जाए। यानी कि मान लीजिए n रोज हैं उसमें, तो रो की वैल्यू जैसे ही n-1 होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो आपकी n है तो n-1 होती है। तो क्या करेंगे आप, वैल्यू को रिटर्न करा देंगे कि हाँ जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करवा दें। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी है कि आप जब सम करते हो ना तो एक और कंडीशन दे सकते हो कि अब जो है ना, अगर आप घर से आगे चले गए हो, या मैं कह दूं कि आप जो है आपका रो जो है ये कंडीशन तो आप लिख सकते हो कि भाई हाँ मैं घर पहुंच गया तो 5 रुपये जो मेरा लग रहा था वो रिटर्न करवा दिया। या तो आप एक और कंडीशन दे सकते हो बेस केस के लिए, जो कि एकदम करेक्ट होगी बिल्कुल बिना डाउट के, कि अगर आपकी रो जो है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, n, यानी कि n-1 तक इंडेक्सिंग है, n-1 तक इंडेक्स है, और उसके बाद आता है n, अगर उतनी हो जाती है इंडेक्सिंग तो आप यहाँ पर वैल्यू नहीं रिटर्न करवाओगे, यहाँ पर रिटर्न करवा दोगे क्या, 0 रिटर्न करवा दोगे। ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कोड क्या करते हैं लोग, कहीं पे 0 रिटर्न हुआ रहता है, कहीं पे वैल्यू रिटर्न हुई रहती है, तो लोगों के दिमाग में रहता है अरे ये तो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, कहीं इसका अलग तो लॉजिक नहीं। लॉजिक सेम है, कारण बताता हूँ। देखिए, आप जब यहाँ तक पहुँचोगे ना भाई, तो आप 5 ऐड कर दोगे, उसके बाद अब आगे जाओगे ना तो भाई तुम कहीं चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अब 0 रिटर्न करोगे क्योंकि आगे कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही आप 0 रिटर्न करते हो तो आपका जो है आंसर जो है फाइनल आपको मिल जाता है। और दूसरे केस में जहां मैंने ऊपर आपको बताया कि हम लोग लास्ट रो में पहुंचने के बाद जो वहां की वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि हम जो है इस 5 को रिटर्न कर दे रहे हैं, इसीलिए जो है यहीं से क्वेश्चन वापस चला जा रहा है। और इस कंडीशन में जब इसके पार आ जा रहा है, घर के पार, तो 0 रिटर्न कर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पॉइंट भी मेरे ख्याल से बेस केस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपका क्या है, मेमो रो कॉलम। ये आपका क्या है, एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, रो और कॉलम जैसे। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कुछ मत समझिए, एक मैट्रिक्स समझिए, ठीक है, प्लीज़ इसको एक मैट्रिक्स ही समझिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही, बट ये कुछ इस तरीके की एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। क्यों ट्रायंगुलर फॉर्म में? क्योंकि आपको ट्रायंगल मैट्रिक्स दिया गया है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल फॉर्म का जो है आपको वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, टेबल लेना पड़ेगा। टेबल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना टेबल के नहीं हो सकता। ये आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पाइथन में कर रहे हैं आप उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू स्टोर करनी है पर्टिकुलर जगह पे, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन है इस पर, और ज़रूर यूज़ कीजिए इस पर। आप डिक्शनरी का यूज़ करके देखिएगा, अगर आप पाइथन में करते हैं आप इस पर मैप का यूज़ करके देखिएगा डीपी टेबल के लिए। तो चलिए, आपका अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपने ये वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ आपने रख दी है मेमो टेबल में, और वो वैल्यूज़ उसमें पड़ी रहेंगी जब आपको फाइंड करना रहेगा कि पर्टिकुलर टेबल में कौन सी वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर टेबल में क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप चेक करोगे कि क्या टेबल में ऐसी कोई, जैसे हम क्या करते थे, आप जनरली आप देखते होंगे कि एक मेमो टेबल होती है, और कोई टेबल, तो उसमें हम -1 रख देते हैं। क्यों -1 रखते हैं, और चेक करते रहते हैं क्या -1 है।
उसी तरीके से यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनिशियली हमने रख दिया। अच्छा अब समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि इस वाले से क्या रिटर्न होगा, 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 तो भाई मेरे आप सिर्फ बेस केस देखो, सिर्फ और सिर्फ बेस केस देखो, सिर्फ और सिर्फ बेस केस देखो, प्लीज इसको समझना। ये अगर समझ गए आप तो तुरंत आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपने लिखा कि अगर रो की वैल्यू जो है लास्ट रो है n-1 है, तो आप रिटर्न करवा दोगे वैल्यू, ध्यान से देखना, वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, तो यानी कि आपके मेमो टेबल में क्या आएगा 4 आ जाएगा। फिर आपका ये वाला रो, ये वाला क्या रिटर्न कराएगा, यहाँ पर 1 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपका ये वाला क्या रिटर्न करेगा 8, और ये क्या रिटर्न करेगा 3। ठीक, क्या यहाँ समझ गया आप? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, किसी भी पर्टिकुलर रो कॉलम को अगर वो ये लास्ट रो नहीं है, बाकी किसी रो में आप चले जाइए, यानी कि आप n-2 में आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली चीज़ है, आप वो भी कर लीजिएगा एक बार, फिर से कर लीजिएगा इसको, बस इतने ही सेगमेंट को पूरा नहीं कीजिएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो अब समझिए करंट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा करंट वैल्यू, करंट वैल्यू आपकी जो भी यहाँ पर होगी, सॉरी यार यहाँ पे मैंने मैक्स लिख दिया है, ये मिन होगा, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना चाहते हो तो मैक्स कीजिए, मिन कीजिए, इससे आपको ये पता चला होगा कि चलो ठीक है मिन करना है मैक्स करना है, तो इतने से ही चीज़ें बदल जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप कहाँ खड़े हैं, इस वाले रो में खड़े हैं, और यहाँ पर क्या है डाउन और डायगोनल, डाउन मतलब जस्ट नीचे वाला, और इसके डायगोनली मतलब इधर वाला, यानी कि रो+1, रो+1 और कॉलम, और रो+1 कॉलम, कॉलम +1, यानी ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पे, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ 4 और 1 है, और यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तुरंत समझिएगा इसको कि डाउन क्या है आपका 4 है, और आपका बगल में क्या है 1, इन दोनों में से मिनिमम है क्या, इन दोनों में से एक बच्चा ही बता देगा मिनिमम है 1। ठीक, करंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर करंट वैल्यू क्या है आपकी 6 है, क्या यहाँ की करंट वैल्यू 6 है, ये मैं देखिए कुछ देख नहीं रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं, बस ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या यहाँ की वैल्यू 6 है, 6 और मिनिमम ऑफ 4 एंड 1 वुड बी 1, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या आएगा आपका 7। क्या मैं अब तक कुछ ऐसा बता दिया जो आपको ना समझ में है? बिल्कुल आ रहा होगा। क्या मैं कहूँ कि इस वाले रो में, इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट, वो कैसे आएगी? इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट डायगोनल में जो दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़े हुए हैं 1 और 8, और यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ है वो इन दोनों का मिनिमम, यानी कि डाउन, डाउन क्या है, एक 1 है, एक क्या है 8 है, ठीक है। और जो करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है भाई देख लेते हैं 5, तो 1 और 8 में से जो मिनिमम है वो आपका क्या है 1 है, और 1 प्लस करंट वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो 5+1 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। क्या यहाँ 6 आ गया? अब तक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 6 आ गया। अब यहाँ समझिएगा, आप जब यहाँ वाले पर्टिकुलर ब्लॉक पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे दो एलिमेंट्स हैं इसके, एक है आपका 8 और एक है आपका क्या 3, इन दोनों का मिनिमम क्या है 3 है, और पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसका एलिमेंट का वैल्यू 7 है, तो 7 और +3 10 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ मैं। यहाँ की वैल्यू आपकी आ गई 6, यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी 7, और यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी 10, 10 आ गई। चलिए अब इसके आगे यहाँ पे यहाँ समझते हैं, ठीक है। अब ये टेबल मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म, हाँ 6, नहीं 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 7, 6 और 10, ठीक है। अब समझिए सेम फॉर्मूले को, क्या ये रो जो है आपका लास्ट रो है, क्या ये रो लास्ट रो है? आप कहेंगे नहीं ये लास्ट रो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा समझिए, करंट वैल्यू क्या है 3 है, और इन दोनों का मिनिमम क्या है 6 है, 6+3 कितना होगा 9 हो जाएगा। क्या यहाँ 9 हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा, एक बच्चा ही बता सकता है आपको। आ जाइए यहाँ पे, करंट वैल्यू क्या है 4 है, उसके जस्ट नीचे डाउन में, डाउन में क्या है 6, डायगोनल में क्या है 10, 6 और 10 का मिनिमम क्या है 6, 6+4 कितना होगा 10, 9 और 10, 9 और 10। क्या मैं इन दोनों वैल्यूज़ को, ओहो हो ये क्यों रेज हो गया, क्या ऊपर की वैल्यू याद रखिएगा यहाँ 2 था,
तो यहाँ पर क्या आपका आ गया 9 आ गया, 9 एंड यहाँ आ गया 10। ठीक है, ऊपर क्या था आपका 2 था। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका मेमो टेबल है। अब लास्ट में आपका क्या आता है 2, सबसे टॉप पे आता है 2 पे। आप डाउन और डायगोनल में क्या है 9 और 10 दोनों में से कौन सा मिनिमम होगा ऐड करेंगे, तो आप कहोगे कि 9 होगा यहाँ पे मिनिमम, और 9 प्लस 2 होगा आपका 11, जो कि आपका यहाँ पर आंसर भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, हाँ 11। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या मैं कहूँ कि ये -10 जो है इसका आंसर कैसे आया होगा? क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रो है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रो है, बिल्कुल एक ही रो है। तो नीचे ना तो डाउन है ना तो कोई डायगोनल है, और करंट रो पे करंट वैल्यू स्टोर होगी। बट वो तो हमें देखना ही नहीं है। जैसे ही आप बेस कंडीशन पहले ही आप जाओगे तो चेक करेगा क्या आपका जो करंट इंडेक्स है वो किसके बराबर है, n-1 के बराबर है। वो कहेगा हाँ, तो रिटर्न दी वैल्यू, और वैल्यू में क्या रिटर्न होगा -10। दैट्स वाई सिर्फ एक एलिमेंट होने की नाते कॉस्ट जो होगी वो सिर्फ होगी -10। ठीक, यहाँ पर आपका एक तरीके से बेस केस ही दे रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए, और मुझे लगता है कि हो ही गए होंगे। फिफ्थ आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान दीजिए, 2 to the power n, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे वर्स मानी जाती है कि एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब मानी जाती है, उसको हटाने के लिए हम मैमोइजेशन डीपी जो भी यूज़ होता है, टॉप डाउन यूज़ करें बॉटम अप यूज़ करें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो 2n क्यों आया वो मैं बताता हूँ आपको, n² क्यों आएगा वो ही बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि आपका 2n क्यों आ रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझिए। हर स्टेप पे, हर स्टेप पे ध्यान से समझिएगा। मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। गाजियाबाद में आप खड़े हैं, यहाँ से आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए आप अकेले खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है अकेले खड़े हैं और आपका जो है 2 ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका 2 एलिमेंट्स, क्या मैं कह सकता हूँ 2 to the power 1? 2 ऑप्शंस जो है आपके पास, क्या 2 to the power 1 होंगे? क्या इसकी वैल्यू इन दोनों के नंबर्स के बराबर है? क्या 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 होता है? होता ही है भाई। क्या 2 to the power 0 जब एक भी कॉल लगी ही नहीं इक्वल्स टू 1 होता है? बिल्कुल होता है, कोई भी बता सकता है। क्योंकि इनके पास भी औपचारिक रूप से 2 पाथ हैं, 2 हैं, 2 पाथ हैं, इनके पास भी 2 पाथ हैं, ऐसे नीचे ऐसे है, सॉरी। अच्छा, एक डाउन है एक डायगोनल है। क्या इसके पास भी डाउन और डायगोनल है? बिल्कुल है। क्या इसके पास भी डाउन और डायगोनल है? क्या इसके पास भी डाउन और डायगोनल है? क्या इसके पास भी डाउन और डायगोनल है? बिल्कुल। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ कितने होगा? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 3, क्योंकि ये 8 है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर 3 रोज वाली अगर कोई हमें एरे मिलती है, 3 रोज की मिलती है अगर, तो उसमें अप्रोक्स आपका टाइम लिमिट आ जाएगा 2 to the power 3, यानी कि 8 अगर मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8 मिली सेकेंड। क्या मैं गलत हूँ? नहीं। क्या मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट की एरे आ गई है, 5 एलिमेंट का आपको क्वेश्चन दे दिया गया, तो 2 to the power 5 यानी कि 32 मिली सेकेंड आपके लगेंगे? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं कहूँ कि 2 to the power 6 अगर आप 6 एलिमेंट अगर आ गए हैं तो 2 to the power 6 इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, यानी 64 मिली सेकेंड। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हूँ, एकदम सही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 64 इतना चले जा रहा है। मैं आपको ये मिली सेकेंड में बता रहा हूँ, एक ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि मिली सेकेंड में कैलकुलेट हो रहा है। मैं आपको एक रिलेटिव बता रहा हूँ, ये सोचिए ऐसे, या सेकंड में सोच लीजिए। क्या मैं यहाँ पे 2 to the power 40 रख दूँ तो 40 रोज हैं किसी ट्राइंगल में, तब इसकी क्या हालत होगी? ये ट्री कितनी ज़्यादा 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 बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, इतनी बड़ी ब्रांच, इतनी ज़्यादा, इतने ज़्यादा कॉल्स, आपका जो स्टैक है ना, जो आपका रिकर्जन होता है उसमें स्टैक पर चीज़ें भेजता रहता भेजता रहता भेजता रहता, इतनी ज़्यादा कॉल स्टैक बढ़ेंगे, इतने कॉल्स बढ़ेंगे उस पर कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत है। ये अप्रोक्स आप कह लीजिए सिस्टम के लिए, अगर अच्छा सिस्टम नॉर्मल आप सिस्टम चलाया तो इन्फिनिटी है कह सकते हैं आप। अब आप सोचिए 70 रोज की अगर आ जाती है तो आप
फिर क्या ही सिस्टम आप जवाब दे देगा, सीधे देगा टाइम लिमिट एग्जीटेड। इसीलिए आपका इंट्रोड्यूस होता है आपका क्या बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन। हो क्या रहा है समझिए। क्या ऐसा है क्या कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हम थर्ड रो के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पे एक बार वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि सेम वैल्यू हम कहीं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि सेम वैल्यू फिर कहीं हम नीचे यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि हर जगह हम सेम वैल्यू बार 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 कैलकुलेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हर बार कॉल में सेम ही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक एटम होता था, एक यहाँ एटम होता था, और दोनों ओवरलैप कर जाते थे एक के ऊपर एक। तो अगर ये ओवरलैप कर जा रहे हैं, अगर ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर बना रहे हैं कि छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम को डिराइव किया जा सकता है, तो भैया डीपी लग जाएगा। डीपी की कंडीशन ही होती है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्लस आपका ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। बस खत्म यही क्वेश्चन। अब आप करेंगे क्या ना कि आप जाएंगे पहले एक बार इस स्टेट के लिए आपने ये दोनों कलेक्ट, इन दोनों को फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद दो बार फाइंड आउट करेंगे, और वो आप स्टोर कराते जा रहे हैं। अब जब वो स्टोर करवा लिया ना आपने, भैया जैसे ही आपने स्टोर करवाया, अब आपको दूसरी बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है। ठीक। क्योंकि हर बार हर रो में, आप जिस भी रो में हैं, अगर आप ith रो में हैं, तो उसमें जितने एलिमेंट हैं, अगर उसमें मान लीजिए x एलिमेंट है, तो i इंटू एक्स कॉल अगर जा रही है, और i वाले रो को हम n माने अप्रॉक्स जो कि बड़ा है, और x को भी हम n माने, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ n इंटू n की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओ एन स्क्वायर। तो भैया अगर ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है और ये एक ओ एन स्क्वायर की दे रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या एक्सपोनेंशियल के लिए जाओगे कि एन स्क्वायर के लिए? डेफिनेटली आप ओ एन स्क्वायर के लिए ही जाओगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन पर। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा। बाकी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं अभी नई वीडियोस डालना स्टार्ट किया मैंने, तो थोड़ी सी हो सकता है कि किसी चीज़ में मैं लैग कर रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज़ बताइएगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं जैसे समझने की कोशिश करता हूँ, या जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम होती थी या मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए आसानी से। दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ सी प्लस प्लस में रख दिया है। कोशिश करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं अभी लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता वीडियो की, कि मैं उसमें आपको जावा के भी और आपके पाइथन के भी कोड्स को डाल दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल सी प्लस प्लस डाल रहा हूँ। अब समझिए यहाँ क्या किया आपने, मुझे लगता नहीं कि अब आपको ये समझाने की ज़रूरत है। एक टेबल क्रिएट किया जो कि आपका एक मेमो टेबल होगी। मेमो टेबल में आपने सबसे पहले क्या किया, डॉट क्लियर, आपने ग्लोबली इसको जो है डिफाइन किया है ग्लोबली। तो आप बार बार जब इसको यूज़ कर रहे हो, एक बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तो जो कैचे में पड़े रहेंगे ना जो मेमो में, तो उसको क्या कर रहा है, सबसे पहले क्लियर कर रहा है ये, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए किया, तो मेमो क्लीन द टेबल, सबसे पहले टेबल को क्लीन किया, और फिर आप मेमो डॉट रिसाइज एन, तो एन की साइज से उसको आप रिसाइज कर दे रहे हो कि हाँ इतनी साइज होगी इसकी। अच्छा, अब ये हो गया आपका। तो अब नीचे आइए, यहाँ पर किसकी साइजिंग दे रखी है, इसकी साइजिंग दे रखी है रोज की, इस साइजिंग दे रखी है रोज की, कॉलम्स की साइजिंग नहीं दी है। तो अब यहाँ देखिए आई जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ट्राइंगल आई डॉट साइज। भैया ये क्या है? अच्छा, अगर आप एक थोड़े से बुद्धिमान बच्चे हैं जिसने मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया है, तो हम लिखते थे ट्राइंगल, ट्राइंगल डॉट साइज। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है, प्लीज इसको मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही समझिएगा, ट्राइंगल एक मैट्रिक्स है, पूरी मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक कॉलम इसमें, इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, स्टार्टिंग में हम निकालते थे, तो लिखेंगे ट्राइंगल, और जीरो वाले पे जो आपका होता था वही आपका होता था डॉट साइज, क्योंकि आपके रोज कॉलम का साइज बता देते थे। सॉरी, सॉरी पेन टैप थोड़ा सा वैसे चल रहा है। तो ट्राइंगल जीरो। अच्छा, क्यों जीरो यूज करते थे? क्योंकि भाई जीरो रो में भी सेम कॉलम, फर्स्ट रो में भी सेम कॉलम, सेकंड रो में भी सेम कॉलम। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ पर ith रो में किसी में पहले में तो एक ही कॉलम है, दूसरे में तो भैया दो कॉलम है, तीसरे में तो भैया तीन कॉलम है, चौथे में तो भैया चार कॉलम है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ith में जो भी आपका ट्राइंगल क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखा है, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उतने में इंटबिन भर दे रहा है, ठीक है। इंटबिन मतलब माइनस इन्फिनिटी समझिए। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉल कर दिया गया है, दो चीज़ें पास की गई हैं। पहला तो यहाँ पर जो इसका कॉलम है, जो इसका रो है, और दूसरी चीज़ पास कर दी गई है इसमें ट्राइंगल, जो कि पास
किया गया है ताकि उसकी वैल्यू को फेच कर सकें। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ऑलरेडी अगर आपने वैल्यू को यहाँ पर जाके डाल दिया है, ठीक है, फाइंड आउट कर दिया है, यही है आपका मेमोराइजेशन का फ़ायदा। वो तुरंत रिटर्न कर जाएगा, प्रूनिंग हो गई, यहाँ पे कोई कॉल नहीं एक्स्ट्रा। ओके, नीचे आइए, देखा कि क्या n-1 है, तो कहेंगे हाँ n-1 है, तो मेमो ऑफ आई जे पर क्या डाल देंगे, ट्राइंगल ऑफ आई जे, यानी कि लास्ट रो में जो भी है उसको हम डाल दे रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई डाउट नहीं, मैंने बता रखा है ऊपर। नीचे आते हैं, लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट दे रखा है, मैंने डाउन और डायगोनल लिया था। लेफ्ट को कहेंगे जे से, यानी कि डाउन, J+1 रहेगा आपका डायगोनल वाला। इस तरीके से यहाँ लेफ्ट और राइट में लिया गया है, और ट्राइंगल लिया। उसके बाद आपका मेमो आई जे, इसमें क्या किया, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि करंट वैल्यू ये आपकी ट्राइंगल आई जे जहाँ पर आप खड़े हैं, और मिनिमम ऑफ लेफ्ट राइट इसके नीचे, ये दोनों हैं इनका मिनिमम, और रिटर्न करवा दे रहे हैं मेमो आई जे। यहाँ पर स्टोर हो चुका है, तो जैसे ही आप एक बार फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको दोबारा वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन फाइंड सॉल्व होगा, और अल्टीमेटली आपको जो मिनिमम पाथ सम है वो मिल जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस पर, तो मेरे ध्यान में नहीं है, मैक्सिमम गोल्ड पाथ सम गोल्ड ऐसे है, मैक्सिमम गोल्ड ध्यान नहीं आ रहा मेरे, बट ऐसे ही है, गोल्ड पाथ सम मैक्सिमम, आप ऐसे ही डालोगे मैक्सिमम गोल्ड आ जाएगा वो क्वेश्चन लीड कोड का, उसे लगाइएगा। तो वहां पर कुछ नहीं करना आपको, बस पाथ में आपके 2-3 पाथ हो जाते हैं, तो बस इससे खेलना जान जाएंगे, मिनमैक्स से खेलना जान जाएंगे, तो आप डीपी तो वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई, बट हाँ ये है कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है तो डीपी का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।